हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 के लिए एक घटना चक्र की थ्योरेटिकल बुक है। इसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए, उसकी प्लेलिस्ट में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सल्तनत काल। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए आप यहाँ पे सभी अध्ययन सामग्री है और इसके बाद PYQ भी मैं करा दूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सल्तनत काल में मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट के माध्यम से। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी संवत का जो प्रारंभ है 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है फारसी ग्रंथ जो चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो ये चचनामा काफ़ी आता है, याद रखिएगा, फारसी ग्रंथ है और इससे क्या मिलता है, तो अरबों द्वारा सिंध पर जो विजय हुई थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी जो गजनवी था ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उतबी, जो साथ में आया था इनके, उतबी था, उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोनों किताबें एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। किताब उल यामनी या तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। और शाहनामा का लेखक फिरदौसी है और ये महमूद गजनवी के साथ में आया था। ठीक है, शाहनामा यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको। दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है, फिरदौसी था ये। अगला देखिए, फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम जो आक्रमण था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था, मुल्तान के विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी। इन्हीं के बीच में पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था और दो युद्ध हुए थे। देखिए 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शहाबुद्दीन की सेना के दोनों जो पास थे परास्त हो गए थे। और 1192 ईस्वी में तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें मोहम्मद गौरी को हार की सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी में चंदावा के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को भी पराजित किया था। ठीक है, ये जयचंद पहले इन्हीं के लिए काम करता था, मोहम्मद गौरी के लिए, फिर बाद में इसी को भी परास्त कर दिया था चंदावल के युद्ध में। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। जिससे 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सन पूछा जाता है कितने सालों तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, लगभग में मतलब 100 साल इन्होंने बिताए थे गुलाम वंश में। अब भारत में गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और ये जो 1206 से लेकर 1210 तक था ईस्वी तक। और ऐबक ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर इसकी राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, वो गुलाम था। ठीक है, उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान कर रहा था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा जाता था। अभी के सल्तनत वाली जो प्रमुख भवन है उनके ये बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहली कुव्वतुल इस्लाम मंदिर जो मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में बनाई गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। आतार कीन का दरवाज़ा ये इल्तुतमिश ने बनवाया था नागौर में। इल्तुतमिश का जो मकबरा था इल्तुतमिश खुद ने बनवाया था दिल्ली में। सीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था।
गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। नेक्स्ट जहांपना नगर जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। अदीना मस्जिद ये सिकंदर शाह द्वारा पांडुआ यानी बंगाल में बनाया गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए फिरोज शाह जो कोटला फिरोज शाह किला जो है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। अटाला मस्जिद ये इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर में बनी। हिंडोला महल ये हुसगंग शाह ये मांडू में। जहाज महल हुसंग शाह ये मांडू में बनवाया गया। चांद मीनार या चार मीनार बोलते हैं कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद में बनवाया गया। विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी चौगान के खेल में यानी आधुनिक पोलो की भांति एक खेल था उस समय, पोलो में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी और उसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया था, लगभग 4 ही साल शासन किया था। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली का पहला सुल्तान ये इसका गुलाम था। ठीक है, ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किए और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका 175 ग्रेन का था और तांबे का जीत है इल्तुतमिश ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल नाम का लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट है मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रही थी और ये पहली सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला जो सिर्फ 4 साल तक ही शासन किया था। नेक्स्ट है कि सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसे उगलू खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास डिक्शनरी की बुक होगी। ठीक है, टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए हैं और अगर आपके पास ना हो तो आप UPSSC पैट का सिलेबस देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास किताब है और ये किताब नहीं है। ये मैं आपको करा ही रहा हूँ, बाकी आप अपने तरफ से भी थोड़े से एफर्ट्स लगाइए और पढ़िए। ठीक है, उसमें यह है कि आपका डिक्शनरी में ज़्यादा कुछ दिया गया है और दिया तो इसमें भी है, फैक्ट इसमें दिए गए। नेक्स्ट है कि 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उगलू खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया गया। तो ये किसे दिया गया? सुल्तान नसीरुद्दीन को। नेक्स्ट है बलबन के विषय में कहा गया उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। अगला देखिए, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है, वह केवल पैगंबर के बाद है मान मर्यादा में। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, खुद को ये ईश्वर का प्रतिबिंब बताता था। अगला, बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। नेक्स्ट है बलबन में सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पागोश सुल्तान के चरणों को चूमना की रीति आरंभ की थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार जो था नौरोज को बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी इसने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन जो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिन बताया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। नेक्स्ट है पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी जो जौहर में इनका काफ़ी फेमस योगदान है। ठीक है, पद्मिनी की कहानी का आधार
1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में। अगला देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, मलिक गाफुर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक गाफुर को 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि इसने गुलामी के लिए इसे प्राप्त किया था 1000 दिनार में। अगला देखिए, अलाउद्दीन का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों को खुद का मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया था। अगला देखिए, सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अगला देखिए, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना की थी। अगला देखिए, इब्न बतूता जो 1313 से लेकर 1347 ईस्वी तक मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, यहाँ पे आया था। नेक्स्ट, रहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो ये पूछा जाता है इब्न बतूता की जो पुस्तक का नाम है रहला, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 में भारत में आया था। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूं ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये किसने लिखा? बदायूं ने लिखा। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक। ये पढ़ा लिखा बेवकूफ़ था, ठीक है, राजा। एक से फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला देखिए, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था तथा 1200 बागों को लगवाया था। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। ये फिरोज शाह जो तुगलक था, उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसने 1200 बाग लगवाए थे 5 बड़ी नहरों में, 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था। अगला देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा राजा था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो ये फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब अम्बाला जिले में से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, मेरठ और टोपरा के जो स्तंभ थे उन्हें दिल्ली लाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की जो कि उसमें कुशल हकीम रखे। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अगला देखिए, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट है, 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। नेक्स्ट, नाप का पैमाना गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी के समय में आरंभ किया गया।
नेक्स्ट देखिए, सिकंदर लोदी के समय में गायन विधा के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। अगला देखिए, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। अगला देखिए, जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र शरकी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, शरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम शाह शरकी जो 1402 से लेकर 1440 ईस्वी तक रहा था, जौनपुर के शरकी वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट, इब्राहिम शाह शरकी ने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की थी। उसके समय में जौनपुर की संस्कृति ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। और जौनपुर को क्या बोलते हैं? भारत का सिराज बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो बहुत ही पूछा था। अगला देखिए, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अबुद्दीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा और इसका शासन था 1420 से लेकर 1470 के बीच में। 50 साल इसने शासन किया। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह और से की जाती है और उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये एक उपनाम है इसका, अली शाह नाम जो इसका है, ठीक है। जो अली शाह का भाई था शाही खां जैनुल अबुद्दीन, ये कश्मीर के सिंहासन पर बैठा, इसी को कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, वूलर झील में जौना लंका जैनुअल लेक यानी द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैनुल अबुद्दीन ने ही करवाया था। अभी इसमें संस्थापक जो भी राज्य थे, स्वतंत्र राज्य बने थे, राज्य था बरार। ये फतेह उल्ला इमाद शाह, ये इमाद शाही वंश राजवंश था। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, तो ये आदिल शाही वंश था। अहमदनगर में मलिक अहमद द्वारा निज़ाम शाही वंश। गोलकुंडा में कुली कुतुबुस शाह के द्वारा कुतुब शाही वंश। बीदर में अमीर अली बरी द्वारा बदीद शाही वंश। ऐसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 से लेकर 1336 ईस्वी में की थी और ये 1336 से 1485 तक चला था संगम वंश, ठीक है। और ये आपका संगम वंश में देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आपके 4 राजवंश आते हैं, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आराविडु वंश। वो सभी का क्रम देख लीजिए। संगम वंश 1336 से 1485 तक, सालुब वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक और तुलुब वंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। आराविडु वंश से लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जो 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा था, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना गया था। नेक्स्ट है, उसने दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, को सुशोभित करते थे। जो उसके दरबार में, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी तरीके से 8 महान विद्वान थे इसके दरबार में। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उनकी जो प्रमुख रचना थी अमुक्त माल्यद, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो समझ लीजिए, बाबर खुद बोल रहा है
इनके कृष्णदेव राय के बारे में। अगला देखिए 1565 ईस्वी में तलीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहवनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को परास्त किया, और इस संयुक्त सेना ने केवल बरार शामिल नहीं था। ठीक है, अगला देखिए होयसल राजवंश का जो राजधानी थी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हम्पी के खंडहर जो वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। इसमें विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। अगला देखिए विट्ठल मंदिर जो हम्पी का निर्माण, जो विट्ठल मंदिर हम्पी में, इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 ईस्वी में शासन किया था, इन्होंने करवाया था। विट्ठल मंदिर जो है हम्पी में, इसे प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले जो शासक हैं उनके बारे में जानते हैं। दीवाने मुस्तखराज यानी राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवाने रियासत जो बाजार नियंत्रण विभाग होता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ये सिद्धांत विभाग कहते हैं। और दीवाने बदगान ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला देखिए विभाग एवं उनकी जो कार्यविधियाँ देखिए दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने वजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित है। अगला देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 ईस्वी से 46 ईस्वी तक रहे हैं कि इनके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अगला देखिए अलाई का दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। नेक्स्ट है मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा जो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो मालवा की विजय के उपलक्ष्य में कराया था, याद रखिएगा। अब इसमें सही सुमेलित करना है। स्मारक दिए दोहरा गुम्बद ये सिकंदर लोदी द्वारा। अष्टभुजीय मकबरा ये शेरशाह द्वारा। जहांगीरी जो महल है अकबर द्वारा। गोल गुम्बद ये मोहम्मद आदिल शाह द्वारा। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है का जन्म 1253 ईस्वी में यानी 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो अमीर खुसरो ये फेमस नाम है इनका। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा था, खुद को कहा था। अगला देखिए अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं ये देखिए मिफ्ताह उल फुतूह, तारीखे दिल्ली, खजाइन उल फतूह यानी तारीखे अलाई, आशिका, नूह सिपहिर तथा तुगलकनामा प्रमुख है इसमें। तो तुगलकनामा बहुत ही फेमस है इनकी। और तारीखे फिरोज ये तारीखे दिल्ली जो है ये भी आपका फेमस है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला देखिए इसमें जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीखे फिरोज शाही की रचना की थी। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन था 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा और संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। ये राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर किया था, संगीत मीमांसा और संगीत राज। अगला देखिए तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। नेक्स्ट है कबीर जो 1398 से लेके 1518 ईस्वी तक रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। रामानंद इनके गुरु थे। अगला देखिए जो साकी शबद रमेन ये कबीर की रचना है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। इनसे गुरु नानक जी ये 1469 से 1539 ईस्वी में इन्होंने इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी
जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा के समय में की थी, यानी सिकंदर लोदी के समय में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा। मीराबाई ने मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी। मेड़ता के राणा जो रतन सिंह राठौर थे, उनकी इकलौती पुत्री थी मीराबाई। नेक्स्ट नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट दिए गए हैं क्योंकि ये आपके उससे ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस और विनय पत्रिका फेमस है। 25 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। तुकाराम का काल 1608 से लेकर 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देखिए तुकाराम वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है चिश्तिया सूफी मत की स्थापना। अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। अगला देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीउद्दीन मशहूद गज सकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है और 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुल्तान है जिसने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया है। नेक्स्ट कि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और सुल्तान ए औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखिए कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी थे। अगला नक्शबादी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। नेक्स्ट है सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहते हैं। अगला है प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रशखान ने की थी। नेक्स्ट है कि 12 मासा की जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की जो पद्मावत है अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए आपका ये सल्तनत काल से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं मैंने बता दिए, और हो सके तो आप ल्यूसेंट भी देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको अच्छे से दिमाग में छप जाएगा। और 5 नंबर का सवाल है तो आपको ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। और इसके बाद मैं PYQ भी करा दूंगा आपको, और ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा इतिहास का। इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए गए वो भी करा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में और लाइक कीजिएगा। और एक नया ऑप्शन जुड़ा हुआ हाइप, अगर हो सके तो थोड़ा सा हाइप कर दीजिएगा। लीडर बोर्ड में थोड़ा सा टॉप पे हो जाएंगे और छोटे से यूट्यूबर को भी थोड़ा मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।